हेलो एंड वेलकम टू आइज अकेडमी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसे हो आप सब? होप आप ठीक होंगे। तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हम टैक्सेशन या टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने किया था डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आज हम उसी का दूसरा पहलू करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे उस टॉपिक को भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस बिगिन। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज को मेंशन करना जरूरी हो गया है, वो है विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम ऐसी स्कीम थी जो कि रिलेटेड थी डायरेक्ट टैक्स से, इसलिए मैं इसको पहले करवा रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करने से पहले, इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करने से पहले विवाद से विश्वास स्कीम में क्या हुआ था? देखो, कुछ लोग थे जिनने अभी टैक्स नहीं भरा था, जिनका टैक्स ओवरड्यू हो गया था लेकिन टैक्स नहीं भरा था, क्योंकि क्योंकि उनको कुछ मसले थे, कुछ उनको कुछ लिटिगेशंस थी, कुछ ऑब्जेक्शंस थी टैक्स अथॉरिटीज के साथ। तो उन्होंने टैक्स अभी नहीं भरा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, विवाद से विश्वास स्कीम। उस स्कीम में क्या कहा गया कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम थी, जो मसले हैं उनको खत्म करने के लिए एक स्कीम थी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम। इसमें जो मैं कह रहा था कि लिटिगेशन जो थे, ऑब्जेक्शन थे, डायरेक्ट टैक्स पे करने वालों के कुछ ऑब्जेक्शन थे, उसको रिजॉल्व किया गया, उसको खत्म किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो भी ये लोग हैं जिन्होंने अभी टैक्स नहीं भरा है, जिनका ओवरड्यू हो गया है, वो क्या करेंगे? वो अगर 31 मार्च 2020 से पहले अपना टैक्स भरते हैं, अगर वो 31 मार्च 2020 से पहले अपना टैक्स भरते हैं, तो उन पे ना कोई इंटरेस्ट चलेगा, ना कोई पेनल्टी देनी होगी उनको, ठीक है। तो ये एक ट्रैप था, ट्रैप नहीं, मैं इस कह सकता हूँ एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, कि जो ये लोग हैं, ये उनको एनकरेज किया गया कि आप अपना टैक्स पे करो, आपको कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं, आप 31 मार्च से पहले भरो। गवर्नमेंट ने लोगों को एनकरेज किया, लोगों ने 31 मार्च 2020 से पहले अपना टैक्स, जो डिस्प्यूटेड टैक्स था, वो सबमिट किया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी होती है, वो कौन सी होती है, ठीक है, वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज द अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, ओके। और ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ये याद रखना, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है बाद में, अभी पता नहीं होता है तो एक मार्क हमारा छूट जाता है, ठीक है। तो ये थी विवाद से विश्वास स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ने इनको एनकरेज किया पीपल को, आप 31 मार्च 2020 से पहले अपना टैक्स भरो, तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा इंडायरेक्ट टैक्स। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि इंडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूं आपको। इंडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसमें इंसिडेंट्स, यानी जिस पे ये लागू हुआ था, एंड इम्पैक्ट, जो एक्चुअल में इसको पे करता है, वो डिफरेंट पर्सन होते हैं, दो लोग होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिस पे इंसिडेंट था और उसी पे इम्पैक्ट होता था, वही भरता था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, जिस पे इम्पोज किया जाता है और असल में जिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो दो लोग होते हैं, डिफरेंट पर्सन होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज किया जाता है? गुड्स और कमोडिटीज पे, गुड्स और कमोडिटीज पे, ओके। कोई एग्जांपल है इंडायरेक्ट टैक्स? हाँ, है ना। कौन सी? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और कस्टम्स ड्यूटी। वहां डायरेक्ट टैक्स में कोई एग्जांपल मैंने दी थी, याद करो। दी थी, कौन दी थी? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आई फॉर इनकम टैक्स, सी फॉर कॉर्पोरेट टैक्स। तो चलो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, पहला हमारा इंडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको अच्छे से आप जानो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स असल में समझाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं, सो दैट आपको इंटरेस्ट आए इसको जानने के लिए। पहली बात कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, डेट थी 1 जुलाई 2017, जब भी इंट्रोड्यूस किया गया था। डेट कौन सी थी? 1 जुलाई 2017, जब भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके पीछे कौन सा इंटेंशन था गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का एक इंटेंशन था, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, कि हमारा नेशन एक है, तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए, एक तरीके का टैक्स होना चाहिए, एक ही टैक्स रेट होनी चाहिए। तो इसी इनिशिएटिव को लेके गवर्नमेंट ने वहां पर इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे वन नेशन करके बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं। फॉर एग्जांपल, वन नेशन वन राशन कार्ड, कि आप कहीं भी अपना राशन कार्ड लेके जाओ, किसी भी स्टेट में आपको राशन मिलेगी। इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, कि एक नेशन में एक ही बार इलेक्शन करवाओ, ठीक है, लोकसभा के लिए भी और स्टेट असेंबली के लिए। तो यही गवर्नमेंट के इनिशिएटिव था कि वन नेशन वन टैक्स, एक हमारा नेशन है तो एक ही टैक्स होना चाहिए।
इसलिए ये टैक्स जो है एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, जीएसटी थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, सेम रेट है जीएसटी की, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स सिस्टम उस टाइम उसका इंटेंशन था। ये था कि कब लागू किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो इसने क्या किया, जो भी मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी, सेल्स टैक्स लगता था, बहुत सारे ऐसे टैक्स लगते थे जो कि बार बार एक ही प्रोडक्ट पे पहले एक लगता था, उसके बाद दो, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, तो उनको खत्म किया गया। मल्टीपल टैक्सेस जो थे उनका कैस्केडिंग इफेक्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, एक के बाद दूसरा चेन बनती थी, दूसरे के बाद तीसरा, उसको खत्म किया गया। गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स लाया, जीएसटी। जो डिफरेंट टैक्स थे जिनका कैस्केडिंग इफेक्ट था, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, उसके बाद उसको रिप्लेस करके एक ही टैक्स लाया गया, जीएसटी। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिससे जीएसटी लाया गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बोथ सेंटर्स एंड स्टेट्स दोनों को पावर है, दोनों जीएसटी लगा सकते हैं। सेंटर भी जीएसटी लगा सकता है, स्टेट भी जीएसटी लगा सकता है। हम बाद में पढ़ेंगे ना जो कि सेंटर और स्टेट का जीएसटी होता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 279A। इसके लिए क्या किया गया, एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी इंपोज करने के लिए, जीएसटी रेट्स फिक्स करने के लिए हमें एक काउंसिल भी चाहिए ना, एक बॉडी चाहिए थी। उसलिए आर्टिकल 279A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने एक जीएसटी काउंसिल बनाया, जिसका चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखना, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो अब हम देखते हैं होता क्या है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो मैं ऑलरेडी ऊपर बोल चुका हूं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सप्लाई साइड टैक्स है। जब हम कोई चीज सप्लाई करते हैं तो सप्लाई साइड टैक्स है, सप्लाई साइड में लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पे इस गुड को कंज्यूम किया जाए, जहां पे इस सर्विस को कंज्यूम किया जाए, उस उधर टैक्स लगता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कंजप्शन बेस्ड टैक्स। अब फाइनली जहां पर गुड पहुंच गया, फिनिश्ड गुड जहां पे कंज्यूम हो रहा है, जहां पर उसकी डेस्टिनेशन है, वहां पर टैक्स लगता है, इसलिए इसको कहते हैं हम डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजप्शन बेस्ड टैक्स। ठीक है, therefore taxes are to be paid to states where goods are consumed, were not the states where goods are made। मतलब अब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी गुड्स की, वहां पे लगता था टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, डिफरेंट ड्यूटीज लगती थी। अब वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, अब किधर लगेगा टैक्स, टैक्स एक ही जगह लगेगा जहां पर ये गुड्स अब बेच दी जाएंगी, जहां पर ये गुड्स अब पहुंचेंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे लगता है ये टैक्स, वहां पे अब नहीं लगता जहां पे ये बनती है अब, बल्कि वहां पे लगता है जहां पे इसको कंज्यूम किया जाए। कश्मीर में कोई गुड़ बनेगी तो इधर नहीं लगेगा। ठीक है, अब जिधर ये भेज रहा, अगर वेस्ट बंगाल जा रही है चीज तो वेस्ट बंगाल में लगेगा। उसको कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी इट इज ए कंजप्शन बेस्ड टैक्स, सप्लाई साइड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। उधर लगता है जहां पर चीज फिनिश होके पहुंच जाती है, कंज्यूम होती है। वहां पर उस स्टेट में नहीं लगता जहां पे एक चीज बनी है, बल्कि उस स्टेट में लगता है जहां पे एक चीज अब कंज्यूम हो रही है, डिफरेंट स्टेट से आई दूसरी स्टेट में, अब जो स्टेट इसको ले रही है उधर का ये टैक्स है। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा सप्लाई साइड क्या होता है और डेस्टिनेशन कंजप्शन बेस्ड क्या होता है। तो इसने क्या किया, इसने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया। क्या किया, बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया। बहुत सारे टैक्सेस लगते थे गुड्स पे, तो उसके बाद एक के बाद जो मैं बता रहा था कैस्केडिंग इफेक्ट, वो खत्म किया। इसके बदले में एक ही टैक्स लगता है जहां पर गुड्स कंज्यूम होंगी या डेस्टिनेशन जहां पे गुड्स की होंगी या कमोडिटीज की, वहां पे टैक्स लगेगा, उसको कहते हैं हम जीएसटी। ओके, मैं समझा रहा हूं आपको मैं समझा रहा हूं ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, एक फैक्ट्री जहां पर गुड़ बना, तो गुड़ की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 6 रुपीज थी, कॉस्ट ऑफ गुड़ कितनी थी, 6 रुपीज। अब गवर्नमेंट ने इस गुड़ पे एक्साइज ड्यूटी लगाई, टैक्स लगाया, एक्साइज ड्यूटी।
यानी मैन्युफैक्चरिंग पे 2 रुपए का। ओके, एक्साइज ड्यूटी लगी 2 रुपए की। ओके, उसके बाद फिनिश हो गए गुड, प्रोडक्ट फिनिश हो गया। अब क्या है, अब इसको सेल करना है तो सेल्स टैक्स लगेगा, ST। फॉर एग्जाम्पल वो भी 2 रुपए। तो एक्चुअल कॉस्ट थी गुड की 6 रुपीज, एक्साइज ड्यूटी लगी यानी मैन्युफैक्चरिंग पे जो ड्यूटी लगती है 2 रुपए की, ठीक है। और सेल्स टैक्स जब आपने भेजा तो सेल्स टैक्स लगता है 2 रुपए का। अब फाइनली कितने में गुड बन गया ये, 8 रुपीज, ठीक है। लेकिन टैक्स कितने आया इसमें, 1 और 2। इसके बदले आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो कॉस्ट था वो डायरेक्टली जाता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड कॉस्ट था 21 रुपीज का। अब इन दो टैक्स को सब ड्यू किया जाता है, सबमर्ज किया जाता है, ठीक है। इनके बदले एक ही टैक्स लगाया जाता है, GST। अब डायरेक्टली ये 6 से 2 + 2 कितना हो गया, 4। ये दो टैक्स नहीं आएंगे, डायरेक्टली 4 ऐड किया जाएगा GST, 4 रुपीज ऐड किया जाएगा GST। ओके, तो डायरेक्टली गुड कितने की बनेगी, 10 रुपीज की। सॉरी यहां पर 10 बनता है, 6 2 4 10। ओके, 10 रुपीज। ओके, तो अब गुड कितनी बनेगी, 10 रुपीज की। यहां पे भी उतना ही था, यहां पे भी उतना है, लेकिन वहां पे डिफरेंट टैक्स हमें पे करने पड़ते थे। एक ही प्रोडक्ट को एक टैक्स पे लगता था, बाद में दूसरा लगता था। अब उन सारे टैक्स को खत्म करो, उसके बदले एक ही टैक्स लेके आओ, GST, ठीक है। अब 6 से डायरेक्ट 10 पे आएगा, ये होता है GST ने कैस्केड इफेक्ट, जो डिफरेंट टैक्सेस लगते थे उनको खत्म किया है। ओके, ये होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। हमारा एक कंसेप्ट होता है, जैसे GST खाली सेंटर लगाता है, बाग स्टेट में कुछ नहीं लगता, लेकिन GST के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ GST, 3 तरह के GST होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई बुक कहती है 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें यूनिटरी GST भी आती है, लेकिन मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, और मैंने जो सोर्स लिया है वो अथेंटिक सोर्स है, उससे 3 टाइप्स के GST आते हैं। कौन आते हैं, 3 टाइप्स के GST। पहला जो होता है IGST, इंटीग्रेटेड GST। क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड मतलब मिलके। इसमें क्या होता है, ये किस पे इंपोज किया जाता है, इसको नोट करो, इंटर स्टेट ट्रेड। जब एक स्टेट से गुड जाएगा, सर्विस जाएगी दूसरे स्टेट में, ओके, इंटर स्टेट ट्रेड में लगता है इंटीग्रेटेड GST गुड्स और सर्विसेज पे। लेकिन ये लगाता कौन है, इंटीग्रेटेड GST, ये लगाता भी और कलेक्ट भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नोट करो, इंटीग्रेटेड GST इंटर, 2 पॉइंट्स पर नोट करने वाले। इंटीग्रेटेड GST इंटरस्टेट ट्रेड में लगता है, और लगाता कौन है, और कलेक्ट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है, सेंट्रल। लेकिन जो इससे पैसा आता है ना, पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है। याद रखो, याद रखो, याद रखो कि इंटीग्रेटेड GST ऐसा GST होता है जो इंटरस्टेट ट्रेड में लगता है, जो 2 स्टेट आपस में ट्रेड करते हैं उस पर GST लगता है। ओके, और कौन लगाता है और कौन कलेक्ट करता है, सेम, डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो रेवेन्यू इसमें आएगा वो सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं आपस में। एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स उसमें जीरो रेटेड GST होता है। किस पे, एक्सपोर्ट्स है जीरो रेटेड GST, क्योंकि ये फाइनली जहां पर कंज्यूम होते हैं वहां पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए एक्सपोर्ट्स है जीरो रेटेड GST। इसके साथ साथ दूसरा हमारा आता है स्टेट GST। इंटीग्रेटेड GST आ गया था IGST, दूसरा हमारा आता है SGST, स्टेट GST। वो किस में था, वो इंटर स्टेट ट्रेड में था, ये इंट्रा स्टेट ट्रेड में आता है, यानी विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। ओके, वो किस में आता था, इंटर स्टेट ट्रेड में। ये आता है इंट्रा स्टेट ट्रेड में, जब स्टेट के अंदर ही ट्रेड हो गुड्स एंड सर्विस का। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि इस स्टेट GST है तो इसमें स्टेट का ही रोल होगा, ठीक है, तो स्टेट ही चार्ज करेगी। लेकिन हाँ, स्टेट करती है, लेकिन उसके साथ साथ सेंटर GST भी इस पे लगता है, याद रखना, याद रखना। स्टेट GST पे सेंट्रल GST भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ये वेस्ट बंगाल है, ओके, स्टेट, इसने GST लगाया इंटर स्टेट ट्रेड में, जो भी ट्रेड हुआ था 12%। कितना, 12%। इसमें अब 6% जो है सेंट्रल का GST आएगा,
CGST और 6% स्टेट GST। ठीक है, तो मतलब अगर स्टेट में ट्रेड होता है तो जो GST लगता है वो सेंट्रल का भी होता है, स्टेट का भी। स्टेट भी लगाता है, सेंटर भी। ठीक है, दोनों लगाते हैं स्टेट में GST, सेंटर भी स्टेट भी। कभी ये कंफ्यूज मत होना कि स्टेट GST मतलब खाली स्टेट लगाती है GST, स्टेट भी लगाती है, लेकिन इसके साथ साथ सेंटर का GST भी इस पे लगता है। ओके, कौन से? इंटीग्रेटेड GST, IGST एंड स्टेट GST, SGST। अब हमारा आता है तीसरा GST जो होता है सेंट्रल GST। सेंट्रल GST, वेट, सेंट्रल GST। सेंट्रल GST जैसे हमारा स्टेट GST था वो किसमें लगता था? इंट्रा स्टेट ट्रेड पे। इसी तरीके से सेंट्रल GST जो है वो स्टेट GST की तरह इंट्रा स्टेट ट्रेड में लगता है, यानी विद इन द स्टेट जो ट्रेड होता है उसमें लगता है सेंट्रल GST। तो आपको याद रखना है जो कि हमारा इंटीग्रेटेड GST था वो खाली लगता है इंटर स्टेट ट्रेड में। बाकी जो सेंट्रल और स्टेट GST है वो लगता है हमारा किस में? इंट्रा स्टेट ट्रेड में, विद इन द स्टेट ट्रेड होता है। ठीक है, अगर स्टेट GST है, स्टेट लगाती है अपना GST, इसके साथ साथ सेंटर भी लगा सकता है। ठीक है, और सेंट्रल GST क्या होता है? ये भी इंटर स्टेट ट्रेड में लगता है, सॉरी इंटर स्टेट ट्रेड में लगता है, एक ही इंटर में लगता है, वो है कौन सा? वो है इंटीग्रेटेड GST। बाकी दोनों GST इंट्रा स्टेट ट्रेड में। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि GST की कोई यूनिफॉर्म टैक्स रेट नहीं है। ओके, क्या है? GST की यूनिफॉर्म कोई टैक्स रेट नहीं है। इसके डिफरेंट टैक्स रेट आते हैं। जैसे हमें इनकम टैक्स में एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट थी कि जिसकी भी इनकम फॉर एग्जांपल 2.5 लाख से 5 लाख है उसको 5% चार्ज करो, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म टैक्स रेट नहीं है, इसलिए 5 टैक्स रेट दी गई है। इंपॉर्टेंट 5 टैक्स रेट वो आप याद रखो यहाँ पे। कौन कौन सी? 0% टैक्स रेट, 0% GST, 5% GST, 12% GST, 18% एंड 28% GST। अब इनमें 0% GST किस पे लगता है? इसमें ऑलमोस्ट 28 या 30 एग्जाम्पल्स है। इस तरीके से 5% बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आती हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे पेन डाउन किए हैं सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सको वो। ओके, तो इसमें मैंने जो न्यूली एडेड हुए हैं ना कुछ आर्टिकल्स वो यहाँ पे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0% GST में साल्ट आ गया हमारा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूज़पेपर आते हैं 0%, न्यूज़पेपर आते हैं 0% GST में। हैंडलूम्स हमारे, हो सकता है कश्मीर में हैंडलूम ज़्यादा ये हैं फेमस, तो हो सकता है हैंडलूम्स के बारे में पूछे इन पे कितनी GST रेट लगती है, तो 0% लगता है। लेकिन ये अगर आप भूल जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, सैनिटरी नैपकिन को अब भी इसी साल कोविड-19 में ये किया गया था, उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में लाया गया था, इसलिए एक एसेंशियल कमोडिटी बन गई है। इनको भी 0 रेटेड GST में लाया गया है। सैनिटरी नैपकिन वेयर रेटेड एज 0% GST, ये आप याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से 5% इंसुलिन पे लगता है, 12% लगता है एक्सरसाइज बुक्स पे जो हमें मिलती है, बुक्स नोटबुक्स पे, 18% CCTV। ठीक है, 28% सबसे ज़्यादा GST ये कैफिनेटेड बिवरेजेस पे लगता है। मतलब ये ज़्यादा GST पता है किस पे लगता है? ज़्यादा उस पे लगता है जो कि हार्मफुल, और गवर्नमेंट चाहती है कि इनको डिस्करेज करे, लोगों को इनको खरीदने के लिए डिस्करेज करे, इस पे ज़्यादा GST लगता है। फॉर एग्जांपल कैफिनेटेड बिवरेजेस है, पान मसाला है, ठीक है, पान मसाला है, लॉटरीज हो गई, ठीक है, लॉटरीज होंगी, कैफिनेटेड भी, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा GST लगता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट गवर्नमेंट वांट टू डिस्करेज पीपल फॉर बाइंग देम। ये स्लेब आप याद रखो कि कौन कौन सी है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। रिविजन करो, सब याद रहेगा। और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो 3% एक और GST टैक्स रेट है 3%, जो कि कुछ जो हमारे प्रेशियस कुछ चीज़ें होती हैं ना, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, उन पे 3% GST लगता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन पे 3% GST लगता है। और 0.25% GST हमें लगता है प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड। ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स कोई जिम्स हो गए उन पे 0.25। कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है। ये 5 स्लैब्स थे पहले, 5 रेट्स, अब ये 2 रेट्स उनमें ऐड करो और उनको रिवाइज करो। ठीक है, तो ये आपको सारा समझ आएगा। हो सकता है इनमें क्वेश्चन पूछ जाए कि 0% रेटेड GST जो है वो किस आर्टिकल के लिए है, और आर्टिकल 2-3 वहाँ पर दिए गए हों।
या 4 में भी, तो आप अटेम्प्ट कर सको, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बताए और रेट्स भी बताई। वहाँ पे मेंशन किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेट्स, टैक्स रेट्स अंडर जीएसटी। वहाँ पर 0, 12, 16 और 28, आपको 16 निकालना है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब अगर जीएसटी गुड्स के लिए, ठीक है, तो क्या सर्विस के लिए भी जीएसटी है? बिल्कुल सेम रेट है, 0%, 5%, 12, 18, 28। ये सर्विस के लिए भी ये रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18, 28। ये सर्विस के लिए भी है यही रेट्स। लेकिन जो रेट्स हमने वहां पे की थी ना, 3% गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर के लिए, और 0.25% प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, उनके लिए सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सर्विस के लिए जीएसटी नहीं लगता है। ये सर्विस रेट्स में नहीं आती है, ये खाली गुड्स में आती है। तो सर्विस रेट्स में 0% भी आती है, 5, 12 भी, 18 भी, 28, लेकिन 3%, 0.25% नहीं आती है। ओके, और अगर कोई बिजनेस है जिसका एनुअल टर्नओवर है 40 लाख है एनुअल टर्नओवर, उसको जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, गवर्नमेंट का गोल इकोनॉमिक सर्वे में जो था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर बिजनेस प्रमोट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपनीज आए ज़्यादा। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि जो छोटी कंपनी है जिसका एनुअल टर्नओवर है 40 लाख, ठीक है, टर्नओवर विद 40 लाख, उसको जीएसटी नहीं लगता है। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि उसको प्रमोट किया जाए, उसको एनकरेज किया जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक चीज़ आ गई यहाँ पे कि कुछ टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी ने रिप्लेस नहीं किया, और कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी ने रिप्लेस किया। आपको क्वेश्चन आएगा विच द फॉलोइंग हैव बीन नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, तो बहुत सारे वहाँ पर दिए गए होंगे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन जीएसटी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे वो सारे टैक्सेस, इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो जीएसटी ने कवर नहीं किए हैं, जो जीएसटी में नहीं आते हैं, ओके, नॉट रिप्लेस बाय जीएसटी, यहाँ पे लिखे हैं। तो मतलब आपको अपने दिमाग से सोचना है कि जो इसके अलावा वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन में आएगा तो वो इंक्लूडेड है जीएसटी में। मैंने यहाँ पर वो निकाला है जो जीएसटी में नहीं आते हैं, तो बाकी आपको एज्यूम करना है कि बाकी सारे जीएसटी में आए हैं, ठीक है। तो कौन सी होती है? बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्ट पे लगती है, वो जीएसटी में नहीं आई। सरचार्ज और कस्टम्स, अगर मैंने कहा था सरचार्ज होते हैं टैक्स पे टैक्स, और कस्टम पे पहले आप ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी लगी है, टैक्स लगा है, ठीक है, वो जीएसटी में आता नहीं आता है। उसके साथ अगर सरचार्ज भी लगेगा, उस पर भी टैक्स लगेगा, वो भी जीएसटी में नहीं आता है। कस्टम सेस भी नहीं आता है, इंपोर्ट पे जो सेस लगता है वो भी नहीं आता है जीएसटी में। मोटर व्हीकल टैक्स, जो कि हम हैवी 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैवी मोटर व्हीकल, उनके लिए जो टैक्स होता है ना पे करना, वो भी नहीं आता है जीएसटी में। स्टैम्प ड्यूटी, कभी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जो होते हैं ट्रांजैक्शन पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो उन पे लगता है स्टैम्प, उन पे लगती है फिर स्टैम्प ड्यूटी। फॉर एग्जांपल मैंने किसको प्रॉपर्टी दे दी तो साथ में मतलब प्रॉपर्टी में साइन भी हुई, कागज भी देते हैं, पेपर्स देते हैं, जुडिशियल पेपर्स, ठीक है, तो उन पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो भी रिप्लेस नहीं किया है जीएसटी में। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी लगाती है लिक्वर पे स्टेट, उसको भी रिप्लेस नहीं किया है जीएसटी ने। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगाता है कौन? सेंट्रल। किस पे लगाता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, नेचुरल गैस पे, टोबैको पे, याद रखना टोबैको पे एंड प्रोडक्ट्स, ये भी जीएसटी में नहीं आता है, ठीक है। इसके साथ साथ एंटी डंपिंग, अगर कोई यहाँ पर डंपिंग क्या होता है, अगर कोई यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और यहाँ पर अगर वो 10 रुपये में बेचता है, लेकिन फॉरेन में जब वो एक्सपोर्ट करता है तो दूसरी कंट्री को खाली वो 8 रुपये में देता है, लेकिन डोमेस्टिक कंट्री में वो ज़्यादा पैसे में देता है, ज़्यादा प्राइस में देता है, उसके कहते हैं डंपिंग। अगर आप फॉरेन मार्केट में उस चीज़ को सस्ते में बेचो, उसको कहते हैं डंपिंग। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमें एंटी डंपिंग लगाऊं ड्यूटी, कि इसको डिस्करेज करूं, तो वो नहीं आता है किसमें? जीएसटी में। इसके साथ साथ सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया है कि अगर इंपोर्ट जब आते हैं तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंपोर्ट बाहर से बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो यहाँ का मार्केट ठप हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है मैं सेफ गार्ड ड्यूटी लगाऊं कि ज़्यादा इंपोर्ट ना आए, ठीक है, तो इंपोर्ट में ज़्यादा ड्यूटी लगाऊं, सेफ गार्ड ड्यूटी, सो दैट डोमेस्टिक मार्केट को बचा सकूं कि फॉरेन मार्केट डोमेस्टिक मार्केट को ओवरटेक ना करे। इसलिए सेफ गार्ड ड्यूटी इंपोर्ट पर लगती है, ये भी लगाता है गवर्नमेंट, लेकिन ये जीएसटी में नहीं आते हैं। ये बहुत सारी
ऑलमोस्ट 8, हाँ 8 हैं, तो ये जीएसटी में नहीं आते, बाकी जो है वो जीएसटी में आता है। ओके, तो ये आपको याद करनी है, जरूरी याद करनी है, इन पे क्वेश्चन आएगा बाद में, मुझे नहीं बोलना है कि आपने नहीं बोला था, ये याद करना कौन नहीं आता है जीएसटी, विच आर द फॉलोइंग टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड आर नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, ये आपको याद रखना है, बाकी सारा आपको एज्यूम करना है दैट इज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, आपको सारा इजी हो गया है इससे। अब लास्ट में एक टॉपिक छोटा सा कि जीएसटी आने से क्या बेनिफिट्स, क्या फायदे आएगा। ठीक है, पहला फायदा, नो कॉम्प्लेक्सिटी, अब डायरेक्टली सबको समझ आता है। अब ऐसा नहीं कि पहली बार आपने एक टैक्स दिया फिर उसको समझाना पड़ता है, फिर उधर एक टैक्स लगा था, फिर सेल्स टैक्स लगा था, वैल्यू एडेड टैक्स लगा था, तो नहीं, एक ही बार जीएसटी लगाया तो जीएसटी लगाया, कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं, आराम से समझ आता है। नो कैस्केडिंग इफेक्ट, जो मैं ऊपर बोल रहा था कि अब 2 3 4 5 6 टैक्स नहीं लगाने हैं, एक ही बार एक टैक्स लगाओ, बाकी सारे टैक्स खत्म करो। सीमलेस मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ट्रक्स होते हैं जो कंसाइनमेंट या जो गुड्स कैरी करते हैं, उनके पास होता है ई वे बिल। क्या होता है ई वे बिल? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो अपने के साथ कैरी करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या हार्ड कॉपी, ठीक है। तो या ये क्या करते हैं कि इसमें लिखा होता है कि अगर ट्रक जो 10 किलोमीटर से बियॉन्ड जाए, ठीक है, तो और कुछ है वहाँ पे जो कितना कंसाइनमेंट की क्वांटिटी होगी, तो उसका एक ई वे बिल दी जाती है, वो उसको दिखाना पड़ता है, उसको बाकी टैक्स पे नहीं करने पड़ते हैं, रुकना नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये टैक्स दो, वहाँ पे ये टैक्स दो। तो सीमलेस मूवमेंट ऑफ टैक्स, आपने दिखाया जीएसटी ऑलरेडी पेड है, तो बस। वाइडनिंग टैक्स बेस, इससे क्या होगा कि बहुत सारे टैक्स बेस में आएंगे, ठीक है, कि कहीं पे कोई टैक्स की होती थी लीकेज या कुछ होता था, चोरी होती थी, तो वो नहीं होगा अब, ठीक है। अगर डिफरेंट कैस्केडिंग इफेक्ट में डिफरेंट जगह डिफरेंट टैक्स लगते थे, तो हर एक टैक्स पे थोड़ी थोड़ी चोरी तो होगी, लेकिन जीएसटी में एक ही टैक्स लगता है, लीकेज नहीं होगी। इसके साथ साथ कंज्यूमर को टेंशन नहीं है, अब एक ही टैक्स भरना है, जो प्रोडक्ट आया उसके लिए टैक्स भरना है, बस सिंगल टैक्स कंज्यूमर के लिए, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गया, अब गवर्नमेंट को भी समझ आती है किधर कितना टैक्स लगता है और कितना कलेक्ट हो गया। ये कुछ बेनिफिट्स थे हमारे जीएसटी में। अब हम कल क्या करने वाले हैं, हर बार की तरह हम जब टॉपिक खत्म करते हैं, जैसे मैंने टैक्स खत्म किया, तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स या हम कहते हैं मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं, तो कल हम कराएंगे मिसलिनियस टॉपिक्स, सो दैट आपको कुछ छूटे ना। तो टिल देन, बाय बाय।